सम्मानित साथियों, अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला प्रतिनिधि, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, उससे पूर्व मातृशक्ति को मेरा सादर वंदन, सादर प्रणाम। सम्मानीय भाइयों, ऊर्जावान साथियों, इस बैतूल जिले की भूमि में आप हमने जन्म लिया है और बैतूल जिला मुझे याद है कि जब भी प्रदेश में आंदोलन हुआ करता था, इन 20-22 वर्षों के अनुभव में मैं कहता हूँ अपनी बात को, तो शायद बैतूल जिला पहला हुआ करता था। शायद वो भैंसदेही से कहीं चिंगारी उठती थी तो शायद किसी पट्टन के कोने से चिंगारी उठती थी, या शाहपुर के किसी माचना नदी के किनारे से मसाल जुलूस निकलता था, या वो आठनेर का केंद्र बिंदु जब इस नगर परिषद के प्रांगण में आपके हमारे जज्बे के लिए, संगठन के लिए और संगठन की लड़ाई के लिए यहाँ पर हम रैलियां निकालते थे। सामान्य मित्रों, बात आज जहाँ पर एनपीएस और ओपीएस की है, मैं संख्या पर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि देश की आजादी में आपको पता है लगभग माना जाता है कि 30 से 32% लोग शहीद हुए, और शहीद हुए से आशा मेरा यह है कि उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है और उसके कारण आज देश आजाद हुआ। मैं चूंकि 98 का हूँ, मुझसे पहले बहुत सारे चेहरे जिनकी झुर्रियां पड़ चुकी हैं, वो 1995 के 500 की लड़ा करते थे। मेरे मित्रों, 1998 में जब हम 1 लाख करीब 20,472 हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ बंटने के बाद मात्र 82,000 बचे थे, और आज की संख्या हमारी 2 से 2.5 लाख का अनुपात। लड़ाई तो उस समय भी लड़ी जाती थी, संख्या बल हमारा भी उस समय यूं ही हुआ करता था। आज हमारा आधा प्रतिशत महिला बल के साथ है, आधे हम लोग हैं। संख्या बल चलते रहेगा, कहते हैं ना कि अकेले भी चले रहनुमा मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज बड़ी विडंबना यह होती कि वास्तव में संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन सात्विकता की ओर कौन चल रहा है, सच कौन है, झूठ कौन है, इसका फर्क हमको महसूस नहीं होता। लेकिन यकीन मानिए, जिस संगठन के बैनर तले आप हैं, PWTA, धीरेन्द्र कुमार सिंह और जिन्होंने मंडला से अपनी अलग जगाई है, और आज जो पावन उद्देश्य है कि 89 ट्राइबल ब्लॉकों में हमको इसकी शुरुआत करना है और लगभग उतने दिन तक इस अभियान को चलाना है। आज हमारे जिले का यह 3रा ब्लॉक है, अभी 3 ब्लॉक हमारे शेष हैं। मेरे मित्रों, ये लड़ाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए, और इसमें हमारा आपका बलिदान। मैं आपको बतला दूं कि मानस में एक कथा आती है कि जब सेतु बनता है तो एक गिलहरी बार-बार समुद्र में जाती है और रेत लपेटकर फिर ऊपर आ जाती है, तो कहते हैं कि आपका इतना छोटा बलिदान, तो मैं मानता हूँ शिक्षा जगत का शायद इतना छोटा बलिदान, लेकिन इसकी भावनाएं बहुत पावन थी। तो मित्रों, भावनाएं बहुत पावन होनी चाहिए। लड़ाई कोई बलि नहीं होती है, मादा कितना है ये मायने रखता है। आज के इस माहौल में अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, रवि भाई बैठे, आज हमने आपको सुना है, निश्चित है आप हम लोगों को भी सुनेंगे, बहुत अति आवश्यक हो तो मैं नहीं रोकूंगा। तो मित्रों, ये कैसा देश है? बाबा अंबेडकर की हम कसमें खाते हैं, सस्ते खाते हैं, और उनके संविधान को एक मानते हैं, और जिस नियति को न्यायपालिका के प्रारूप पटल पर हम पढ़ते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा और आपका कि आज एक देश, एक विधान, एक संविधान, लेकिन 2 पेंशन। विचार करिए मेरे मित्रों, कितनी बड़ी विडंबना है। और लड़ाई आपको बतला दूं, भारत के कर्मचारियों आप जोड़ लीजिए, मेरा जहां तक अनुमान है कि 3 से 4-5 वर्षों में हमारे शिक्षा विभाग में जो पुराने वर्ग की तरह हमारे लिए वटवृक्ष की छाया दे रहे हैं, वो भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद पूरे भारत की आबादी का आप आकलन कर लीजिए, आपके जिले के, आपके ब्लॉक के, आप बड़े-बड़े चाहे सीओ हो, चाहे आपके ब्लॉक अधिकारी हो, चाहे आपके बड़े-बड़े आप डिप्टी कलेक्टर, सब कलेक्टर, जो भी अधिकारी हो, आप उनकी एज, उम्र और उनकी नियुक्ति का पता कर लीजिए। हम जिनको ज्ञापन देने जाएंगे वो भी एनपीएस धारी हैं। 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद की, 2005 में स्टेट गवर्नमेंट ने बंद कर दी। मेरे मित्रों, हमारा और आपका समूह शिक्षा विभाग प्रतिशत में बहुत ज्यादा है और अपनी जागरूकता फैलाने में भी बहुत ज्यादा है। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि ये लड़ाई जहां भी हो, जिस बैनर के तले हो, किसी बैनर के फाउंडेशन में हम बंधे नहीं हैं,
क्योंकि हमारी आपकी लड़ाई है ईमानदारी से। अगर पूरी संख्या बल में हम 95 में लड़े होते तो वो 500 के शिक्षक नहीं होते, 98 में लड़े होते तो वो शिक्षाकर्मी नहीं होते, 2003 में लड़े होते तो वो संविदा नहीं होते, 2007 में लड़े होते तो अध्यापक नहीं होते, 2017-18 में लड़े होते तो ये शिक्षक नहीं होते जो पदनाम आपको हमको मिला है। उम्र हमारी बढ़ते जा रही है। मेरे यहाँ सारणी में मूल सारणी रहता हूँ। मेरे यहाँ एक बहन जी रिटायर हुई है अभी अगस्त के महीने में। घोड़ौरी ब्लॉक हमारा पहला था जिसमें मैं उनको लाया था एज ए अतिथि के रूप में। आपको बता दूं उनकी तनख्वाह शिक्षा कर्मी 98 वर्ग 3 की थी और उनकी तनख्वाह जो आखिरी वेतनमान होता है वो 2020 में अगस्त के महीने में 39,000 रुपए था। बड़ा ताजुब होगा आपको, अकाउंटेंट ही वही बैठे हुए थे और हमारे शिक्षक तो अकाउंटेंट वर्सेस शिक्षक जी हैं। 8 से 54 रुपए उनका अगर निकाला जाए तो पेंशन बन रही है। किसी बहुत अच्छे आप गणितज्ञ से पूछ लीजिए, अच्छे बैंकों में जाकर पता कर लीजिए जिसकी 1 लाख आज तनख्वाह होगी या वरिष्ठ अध्यापक काफी बैठे होंगे। मैं स्वयं संवर्ग से हूँ, मुझे पता है कि मेरी आज की अगर मैं रिटायर होता हूँ तो मेरी पेंशन कितनी बनेगी। तो मेरे मित्रों जिसकी सैलरी आज 1 लाख रुपए है बामुश्किल उसकी तनख्वाह उसकी पेंशन आज की डेट में लगभग 3200 रुपए बनेगी। आप किसी भी बैंक में किसी भी वित्त कोषालय में जाकर आप इसका गणित निकलवा लीजिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसके बाद भी हम अपनी इस व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं। ये जो प्रयास 8 ब्लॉक ने किया है वास्तव बहुत जुझारूता के साथ किया है और इसके लिए उनके मन में एक पीड़ा जरूर होगी कि संख्या बल हमारे पास नहीं है। मेरे मित्रों आगे बढ़ते चलिए, लोग अपने आप आपके साथ आएंगे क्योंकि आपका उद्देश्य बड़ा पावन है और आप जिस उद्देश्य पर चल रहे हैं ये संपूर्ण भारत का उद्देश्य है। शिक्षा विभाग केवल अलग जगह रहा है। आज चाहे आप राजस्व की बात कर लें, चाहे पटवारी विभाग की बात कर लें, चाहे सचिव हो, चाहे किसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग हो, फॉरेस्ट विभाग हो, रेलवे हो, बैंक हो, हर विभाग की यही स्थिति है। क्योंकि लेकिन उसको हम इसका अर्थ नहीं बता पा रहे हैं कि आज आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी और तनख्वाह के बाद जब आपका अंतिम वेतन होगा तो आपकी पेंशन क्या होगी। ये शासन की दोहरी नीतियां हैं, ये इसके दोहरे मापदंड हैं जो निजीकरण की ओर ढकेल रहे हैं। दूसरा एक और कि आज हमारी स्थिति और गंभीर है। आप देखेंगे कि उसके साथ हमारा संगठन ने एक चीज रखी कि वास्तव में जो जनता ने प्रधान है जो वास्तव में मानवीयता के तुल्य होना चाहिए। जिस परिवार का कोई साथी जाता है उस परिवार के लिए दर्द समझ में आता है। बड़ी विडंबना है कि आज इतने वर्षों बाद भी हमारी अनुकंपा पेंशन नहीं हो पाई। इसमें मेरे मित्र लड़ने वालों का दोष नहीं है, लेकिन जो दर्शक है निश्चित है कि वो समझ जाए स्थितियां किसी को बताकर अपने परिवार में नहीं आती है। मेरे साथियों आज आप देख लें, चाहे वो एक दिन का नेता बन जाए, एक दिन का विधायक बन जाए, एक दिन का सांसद बन जाए या किसी प्रकार से विधायिका में एक दिन के लिए पहुंच जाए, उसको आजीवन पेंशन भत्तों का प्रावधान होता है। आप हम कर्मचारी हैं, मेरा आपसे आह्वान है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस अभियान को और निश्चित उनकी सार्थकता पहुंच रही है। हर विभाग के पास जाकर हमारे आपके साथी आप हम में से भी बहुत सारे लोग अभी नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में पेंशन कितनी बन पाएगी और वो पेंशन हमारा आधार होती है। जो मूल वेतन होता है, जो पुरानी पेंशन हुआ करती थी, उसका 50% हमको मिला करता था। लेकिन आज की परिस्थिति अगर आप देखें तो कितने प्रतिशत मिलेगा। और जो आप एनएसडीएल के अंतर्गत देखते हैं, मुझे आप बता दें प्रदेश में एनएसडीएल का पैसा रिटायर के बाद किसी को मिला हो तो एक आध नाम, मैं पूरे 53 जिलों की बात करता हूँ, आपसे मुझे बता दीजिए और कितनी राशि मिली है। तो मेरे मित्रों समझने वाली बात है हमारे लिए, वो पैसा शेयर मार्केट में कहाँ जा रहा है, उस पैसे की स्थिति क्या हो रही है, वो वास्तव में हमारे किस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है। और जो 60% हमारी कहते हैं कटौती के रूप में रहेगा, 40% में हमको वेतन मिलेगा उसका, तो वास्तव में वो है कहाँ पैसा और उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि आगे स्थितियां निजीकरण के दौर की ओर जा रही है और शासन के दोहरे मापदंड की नीति, इसलिए हमको बहुत प्रयास करने होंगे। हमारी लड़ाई तो एक बहुत छोटी सी है, मैंने एक उदाहरण देकर आपको समझाया है, जितना हम भरसक कर सके। आदरणीय गर्लफ्रेंड जी बैठे हुए हैं, आप जानते हैं उनको 7 वर्ष बचे हुए। मैंने पूछा भी रिटायरमेंट की कितने साल, हमारे संगठन के पितामह माने जाते हैं, बोले 7 वर्ष है। मैंने कहा मुझे लगता है आपको पेंशन की आवश्यकता नहीं है। 2-4 लोगों को आप ऐसी पेंशन का 2-4-10 लोगों को वेतन आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति हमारे बीच है, मुझे आप बता दीजिए
मैं जहां सम्मान से आमंत्रित किया हो और वो व्यक्ति ना पहुंचा हो और उसने अभी 98 से अपनी इस प्रदेश इस जिले में अलग जलाई हुई, आज उस व्यक्ति को पेंशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात तो हमारे बीच है, मैं अपने बड़े भाई स्वरूप में मानता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत भावना हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग, भाई सचिन भाई बैठे हैं, अतुल भाई बैठे हैं, भीम भाई बैठे हैं, मैं मानता हूँ कि उनके पेंशन इन्होंने अपनी घर व्यवस्था से संपन्नता है, कुशलता है, लेकिन मेरे भाइयों उनको समझाइए जिनको वास्तव में ज्यादा आवश्यकता है। और आवश्यकता पैसे की किसको नहीं होती है मेरे मित्रों, इसको आपको जमीनी स्तर पर पहुंचाना होगा, आपको जन जन तक पहुंचाना होगा। मैं कहूंगा संकुल नहीं, आपको स्कूल तक इसको पहुंचाना होगा। कहा जाता है कि भरा हो पेट तो जहान जगमगाता है और खाली हो पेट तो ईमान डगमगाता है। मेरे मित्रों, आज के इस परिवेश में बहुत कम समय में बस मुझे अपनी बात कहकर अपनी वाणी का विराम देना चाहूंगा कि आखिर की इस पूरी टीम को मैं नाम तो बहुत लंबी लिस्ट है नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बधाई के पात्र हैं आप। और आखिरी चीज ये कही जाती है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फिर फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही सरल हो, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। और है जग गया इंसान तो यह मौसम बदल कर ही रहेगा, और जल गए हैं दीप तो अंधेरा ढल कर ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।